Hello everyone, welcome to Let's Crack Judiciary Exams. This is Vishwani Bansal. So in today's lecture we are going to revise Indian Contract Act further. So कल भी हमने कुछ पोर्शन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवाइज किया था फॉर योर छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जाम. तो बिफोर वी स्टार्ट द रिवीजन आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, सो दैट कि आपको बाकी आप लेक्चर्स भी ज्वाइन कर सको जो अनअकैडमी ऐप पे होते हैं. यू कैन गिव द फ्री टेस्ट ऑल्सो एंड अदर मटीरियल ऑल्सो यू विल गेट by following the telegram channel. Apart from this is a comprehensive judiciary batch that is running on Unacademy. अगर आपने इसको ज्वाइन करना है तो आप ये कोड यूज कर सकते हो. इसको ज्वाइन करके जो है आप Unacademy पे कुछ भी एक्सेस कर सकते हो. लाइक इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ Unacademy यू कैन वॉच एनीथिंग ऑन Unacademy जब तक आपके पास वो सब्सक्रिप्शन रहेगा. So let's start with our Indian Contract Act. So we are going to start from your section 124 in today's lecture. So this is 124. 124 section says contract of indemnity इसमें define किया गया है. So this says a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the contract of the promisor himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity. तो ये कहता है कि contract to indemnify B against the consequence of any proceedings which C may take against B in respect of a certain sum of 200 rupees. This is a contract of indemnity. Indemnity का मतलब क्या होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरे को सेव करने के लिए कोई भी लॉस जो कि कॉन्ट्रैक्ट से होगा, द प्रॉमिसर हिमसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने क्या कहा कि वो इंडेमनीफाई करेगा बी को अगेंस्ट द कोई भी प्रोसीडिंग अगर सी करता है बी के अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ 200 रुपीज. तो ये क्या है? दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिकॉज ही इज टेकिंग अ प्रॉमिस कि वो उसको सेव करेगा किसी भी लॉस से. Now right of indemnity holder when sue. तो कब एक इंडेमनिटी होल्डर जो है कब वो सू कर सकता है? तो प्रॉमिस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, वो इंटाइटल्ड है, वो रिकवर कर सकता है प्रॉमिसर से. कब? सारे डैमेजेस जो उसको कंपेल किए जाते हैं पे करने के लिए, कोई भी कॉस्ट उसको कंपेल की जाती है पे करने के लिए सूट में, सारे सम्स जो पे करता है वो अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज. So this is the rights of the indemnity holder that is given under your section 125. Now एक होता है contract of guarantee, एक होता है surety, एक होता है principal debtor, एक होता है creditor. तो contract of guarantee का मतलब क्या है? Contract of guarantee जो है एक contract होता है to perform the promise or to discharge the liability of a third person in case of his default. So what is the contract of guarantee? This is a contract किस चीज के लिए? प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए थर्ड पर्सन की अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है. तो पर्सन जो गारंटी देता है, ठीक है, इफ आई एम गिविंग गारंटी सपोज ए बी सी तीन पर्सन, ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसने जो है ए ने बी से पैसे लिए, सी जो है गारंटी देता है कि अगर ये इसको पैसे नहीं देगा, ठीक है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ये बंदा जो है आपको पैसे वापस कर देगा. तो सी ने क्या किया? सी इज द श्योरिटी. जिसके डिफॉल्ट के लिए गारंटी दी जाती है दैट इज द प्रिंसिपल डेटर, इज द प्रिंसिपल डेटर. एंड जिसको गारंटी दी जाती है वो कौन होता है? द क्रेडिटर. द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, जो पर्सन गारंटी देता है हम उसको श्योरिटी कहते हैं. द पर्सन जिसके डिफॉल्ट के लिए वो गारंटी दी जाती है उसको प्रिंसिपल डेटर कहते हैं. एंड द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर. गारंटी जो है दैट में बी ईदर ऑरल और वो ऑरल या फिर रिटन हो सकती है. नेक्स्ट इज कंसिडरेशन ऑफ गारंटी. दिस इज एनीथिंग डन, अगर कोई भी पर्सन कुछ करता है या कोई प्रॉमिस करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए, दैट इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी. एक श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है? जो श्योरिटी की लायबिलिटी है दैट इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल. वो को एक्सटेंसिव होती है प्रिंसिपल डेटर के साथ. जब तक प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी होती है तब तक श्योरिटी की होती है. तो गारंटी जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस को लेके, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज कंटिन्यूइंग गारंटी. ऐसा नहीं है कि अगर कंटिन्यूइंग गारंटी होगी उसको रिवोक नहीं किया जा सकता. एक कंटिन्यूइंग गारंटी को किसी भी टाइम पे रिवोक कर सकता है श्योरिटी किसी फ्यूचर ट्रांजैक्शन को लेके, बट उसको नोटिस देना होगा क्रेडिटर.
तो कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम भी रिवोक, उसको किसी भी टाइम पे रिवोक कर सकता है श्योरिटी फ्यूचर ट्रांजेक्शन को लेके बाय गिविंग नोटिस टू द क्रेडिट। The death of the surety operates in the absence of any contract to the contrary as the revocation of a continuing guarantee as far as regards future transaction। तो जो डेथ है श्योरिटी की इन एब्सेंस ऑफ द एज अ रेवोकेशन ऑफ द कंट्री, तो ये कहते हैं कि अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो जो भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन होंगी उसको लेके जो है उसकी गारंटी जो है वो रिवोक हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो डेथ ऑफ द श्योरिटी दिस इज एज द रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी एज फार एज रिगार्ड्स द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। Further 133, this is important. This is discharge of surety by variance in terms of contract। तो ये कहते हैं कोई भी अगर वेरिएंस होता है, कोई भी अगर चेंज होता है बिना श्योरिटी के कंसेंट के, इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बिना श्योरिटी के कंसेंट के अगर कोई भी चेंज होता है बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर, तो वो डिस्चार्ज कर देता है श्योरिटी को एज टू ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट टू द वेरिएंस। अगर कोई भी सपोज चेंज हो गया कॉन्ट्रैक्ट में, श्योरिटी को इसके बारे में नहीं पता था, तो श्योरिटी की लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है जब से वो जो है चेंज हो जाए। नेक्स्ट इज अगर डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेट, ये कहता है कि द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डेटर और द प्रिंसिपल। तो श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, by which the principal debtor is released or by any act or omission of the creditor, the legal consequence of which is the discharge of the principal debtor। Another important one is, बाकी आप इसको एक बार रीडिंग दे लेना। तो these are important, that is 142 to 143। This is guarantee obtained by misrepresentation in one। तो कोई भी गारंटी जो ऑब्टेन की जाती है मिस रिप्रेजेंटेशन से, अगर कोई क्रेडिटर मिस रिप्रेजेंटेशन करता है या कोई भी गारंटी जो है ऑब्टेन की जाती है कंसीलमेंट से मटेरियल सर्कमस्टांसेस को लेके, तो ऐसी गारंटी क्या होगी, वो इनवैलिड होगी। तो गारंटी दैट इज ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और गारंटी दैट इज ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट दैट इज इनवैलिड। जो को श्योरिटीज होते हैं, अब अगर 2-3 पर्सन, सपोज ABC 3 पर्सन ने जो है श्योरिटी ली, तो दे आर लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली। ठीक है, जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा पर्सन है वो कोई श्योरिटी है सेम डेट के लिए, ड्यूटी के लिए, जॉइंटली या सेपरेटली या अंडर द सेम और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो वो इक्वल शेयर पे करेंगे ऑफ द होल डेट। लायबिलिटी ऑफ द को श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट, को श्योरिटीज जो डिफरेंट सम्स में बाउंड है आर लायबल टू पे इक्वली एज पर एज द लिमिट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस पर। नेक्स्ट इज बेलमेंट, बेलर और बेलर। तो बेलमेंट का मतलब क्या है, बेलमेंट क्या है, दिस इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये एक डिलीवरी है गुड्स की बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person given। तो व्हाट इज बेलमेंट, बेलमेंट क्या है, ये गुड्स की डिलीवरी है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को करता है किसी पर्पस के लिए, कि जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा तो आप वो वापस कर देना या फिर उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है जब भी पर्सन कोई जो है डायरेक्शंस देगा। सपोज ए एंड बी है, ए ने इसको गुड्स जो है बेल कर दी, दैट मीन्स इसको जो है कि किसी पर्पस के लिए दी कि जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये गुड्स जो है मुझे वापस कर दे। तो ये सारे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, बेलमेंट। एंड पर्सन जो गुड्स देता है, ए ने गुड्स दी तो ही इज द बेलर, जिसको गुड्स दी जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं। So the person delivering the goods is called the bailor and the person to whom they are delivered is called the bailor। Delivery to bailee how made? So delivery to the bailee may be made by doing anything। ये कैसे की जा सकती है, by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the intended bailee। कोई भी ऐसी चीज करना जिससे इंटेंशन क्या होगा, कि उसकी इंटेंशन क्या है कि बेली के पोजेशन में जो है गुड्स को देना या फिर कोई और पर्सन जो ऑथोराइज्ड है उनको लेने के लिए उसके बिहाफ। अगर कोई बेलर की ड्यूटी है कि अगर गुड्स में कोई डिफॉल्ट है कि वो बेली को बताए, अगर वो नहीं बताता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो हमें सेक्शन 150 बताता है। तो ये कहता है कि बेलर जो है वो बाउंड है डिस्क्लोज करने के लिए बेलर को कोई भी फॉल्ट जो गुड्स में जो बेल की गई है जिसके रिगार्डिंग बेलर अवेयर है एंड विच में मटीरियली इंटरफेयर कर सकते हैं उसके यूज के साथ या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क पे जो है एक्सपोज कर सकते हैं बेल।
अगर वो ऐसा डिस्क्लोजर नहीं करता है देन ही इज रिस्पॉन्सिबल, तो वो रिस्पॉन्सिबल है राइजिंग टू द बेली डायरेक्टली फ्रॉम सच। ये कहता है अगर जो गुड्स हैं वो बेल की गई हैं हायर के लिए, इफ द गुड्स दैट आर बेल, वो हायर के लिए बेल की गई है, तो बेलर रिस्पॉन्सिबल है उसके डैमेज के लिए, चाहे ठीक है वो अवेयर था या नहीं था, जो भी उन गुड्स में फॉल्ट। तो अगर ए ने बी को गुड्स जो है बेल की, तो ही इज द बेलर, दिस इज द बेलर ना। ये रिस्पॉन्सिबल है कि अगर कोई भी फॉल्ट है गुड्स में ये इसको बताए। अगर इसने इसको रिवील नहीं किया तो कोई भी अगर डैमेज होता है देन बेलर इज रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट इज ये कहता है कि अगर सपोज इसने जो है गुड्स इसको हायर पे ली, इसको उसमें नहीं पता था कि ये जो गुड्स हैं इनमें कोई डिफॉल्ट है, अगर फॉल्ट इसको पता था नहीं पता था देन दोनों केसेस में ए रिस्पॉन्सिबल। तो दिस इज ए लेंड्स अ हॉर्स, जिसको पता था कि ये विशियस है बी को, उसने बी को दिया, उसने डिस्क्लोज नहीं किया ये फैक्ट दैट द हॉर्स इज विशियस, जो हॉर्स है वो भाग गया, बी इज थ्रोन एंड इंजर्ड, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, ए इज रिस्पॉन्सिबल। ए ने हायर किया कैरेज, जो कैरेज था वो अनसेफ था, बट बी उसके बारे में अवेयर नहीं, बी को नहीं पता था कि अनसेफ है, जिसके रिगार्डिंग ए को इंजरी हुई ना। हु इज रिस्पॉन्सिबल, बी इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज जब भी गुड्स हायर की जाती हैं तो बेलर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मैटर नहीं करता है कि वेदर ही वॉज अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड और नॉट। नेक्स्ट इज केयर टू बी टेकन बाय द बेलर। ये कहता है इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट के सारे केसेस में बेली बाउंड है टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी would under the similar circumstances take off his own goods of the same bulk, quality and value of the goods. So what this says, in all cases of bailment, bailment के जितने भी cases हैं बेली बाउंड है कि वो उन गुड्स की वैसे ही केयर करे जैसे कि कोई भी पर्सन अपनी खुद की गुड्स की केयर करता उन सर्कमस्टांसेस। बेली कब लायबल नहीं है लॉस के लिए या कोई भी डिस्ट्रक्शन के लिए गुड्स, तो बेली अगर in the absence of any special contract is not responsible, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी लॉस, डिस्ट्रक्शन या डिटीरियरेशन के लिए, अगर उसने उतनी ही केयर रखी है जैसे कोई भी पर्सन अपनी खुद की गुड्स की केयर करता है। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कन्वेंशन। ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज अवॉइडेबल, जो कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का है वो अवॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर इफ द बेली डज एनी एक्ट विद रिगार्ड टू द गुड्स बेल्ड इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ द बेल। अगर सपोज ए और बी है, ए इज द बेलर, बी इज द बेल, इसने इसको गुड्स बेल कर, इसने अगर कोई भी ऐसी चीज की जो टर्म्स थी बेलमेंट की जिसके रिगार्डिंग इनकंसिस्टेंट है, तो ये बेलर कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। तो ए ने अगर बी को हायर के लिए हॉर्स दिया उसके खुद के ड्राइव करने के लिए, ठीक है, बी ड्राइव्स द हॉर्स इन हिज कैरेज, तो उसने जो है जो टर्म्स थी उसके इनकंसिस्टेंस उसने कुछ किया, तो जो ए है वो टर्मिनेट कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। अगर जो बेली है वो कोई भी जो गुड्स बेल की गई हैं अगर वो उसका अनऑथोराइज्ड यूज करता है देन ही इज लायबल टू मेक कंपनसेशन टू दैट, तो लायबल है कि वो बेलर को कंपनसेशन दे किसी भी डैमेज के लिए फ्रॉम और ड्यूरिंग सच यूज। इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विद बेल। अगर कोई बेली है, ठीक है, वो बेलर के कंसेंट के साथ, बेली जो है वो बेलर के कंसेंट के साथ अगर वो गुड्स को मिक्स कर देता है अपनी खुद की गुड्स के साथ, तो बेलर और बेली जो है इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव मिक्सचर इन द मिक्सचर सो प्रोड्यूस्ड, तो उनका इंटरेस्ट उतना ही होगा जितना जितना रेशियो जो है उनके गुड्स का। अब यहाँ तो 155 में हमने देखा कि उसने कंसेंट के साथ मिक्स कर दी, अगर उसने बिना कंसेंट के साथ अपनी खुद की गुड्स के साथ उसने उसको मिक्स कर दिया फिर क्या होगा। ये कहता है कि अगर बेली ने बिना कंसेंट के साथ ऐसा कर दिया एंड गुड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन्स इन द पार्टीज रिस्पेक्टिवली, बट बेली बाउंड है। अब उसको सेपरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए बेली बाउंड है क्योंकि उसने बिना कंसेंट के ऐसा किया था। अगर कोई भी डैमेज होता है ऐसे मिक्सचर से तो भी बेली जो है वो बाउंड। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेट। अगर जो बेली है बिना कंसेंट के बेलर के अगर वो गुड को मिक्स कर देता है इन सच ए मैनर, ऐसे
चीज में कि अब गुड्स को जो है सेपरेट ही नहीं किया जा सकता एंड वापस उनको डिलीवर नहीं किया जा सकता, तो बेलर रिस्पॉन्स जो है बेलर को कंपनसेशन देनी पड़ेगी, बेलर को कंपनसेशन देनी पड़ेगी बेली को, ठीक है। बेली बेलर को कंपनसेशन देगा क्योंकि एक तो उसने उसका कंसेंट नहीं लिया, अब गुड्स को सेपरेट भी नहीं किया जा सकता, ऑब्वियसली द बेली विल गिव द कंपनसेशन। तो तीन चीजें हैं, एक 155 में बताया हुआ है कि अगर वो कंसेंट के साथ ऐसा करता है, 156 में बताया हुआ है अगर वो बिना कंसेंट के साथ करता है गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है, 157 में दिया हुआ है कि अगर बिना कंसेंट के साथ वो मिक्स कर देता है गुड्स को सेपरेट नहीं किया। तो वी हैव रिवाइज सम मोर सेक्शंस, कल मैंने आपको बाकी सेक्शंस रिवाइज करवाए थे, तो 124 टू 157 वी हैव रिवाइज्ड, हम बाकी के लेक्चर में जो है और रिवाइज करेंगे। तो यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम चैनल, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जो है फॉलो कर सकते हो एंड दिस इज द बैच यू कैन ज्वाइन बाय यूजिंग दिस। थैंक यू सो मच लर्नर्स, आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन हियर।